जय माता की बच्चों। मैं विवेक कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने क्लास दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कक्षा 11 और 12 के आर्ट्स क्लासेस चलाता हूं और मैं लगातार जो आर्ट्स पढ़ाता हूं उसमें आज मध्य प्रदेश में अर्थशास्त्र का पेपर था और ये अर्थशास्त्र का जो पेपर है वो अब मेरे पास आ चुका है। और मेरे माध्यम से जो बच्चों को पढ़ाया गया था वो बहुत अच्छा आया, जिसमें से जो भी मैंने पढ़ाया उसमें से लगभग 100% अगर देखा जाए तो 100% पेपर बच्चों का फंसा है। क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और बच्चों आज मैं अब इस अर्थशास्त्र के पेपर का आपके सामने आंसर शीट लेके आया हूँ। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे स्टार्ट करता हूँ। और ये मेरे पास सेट सी है, तो और सेट सी में अगर देख लिया जाए तो सब लोग अपने पेपर से मिला लें। इसमें सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, उसके बाद सही विकल्प चुनने हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिक्त स्थानों के रूप में दिया गया है। उसके बाद सत्य या असत्य हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं वो जोड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर आएगा धनात्मक। अगर आप चाहें, कुछ बच्चे इसमें ऊर्ध्वाधर अगर आंसर दे आए हैं तो ये भी आंसर आपका सही है, तो या आप धनात्मक लिख सकते हैं या ऊर्ध्वाधर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए थे? तो 1929 में ये देश महामंदी से प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है? तो सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अपन आरबीआई कहते हैं। तो रिजर्व बैंक इसका आंसर सही होगा। अगर आप चाहें तो आरबीआई लिखे आएंगे तो वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी है? तो प्रभावपूर्ण मांग की जो अवधारणा है वो कीन्स के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय है? तो प्रतिरक्षा जो व्यय है वो राजकोषीय यानी सरकार के राजकोष से खर्च होता है, इसलिए राजकोषीय व्यय भी कह सकते हैं या इसको अपन राजस्व व्यय के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? तो इसे विनिमय दर या अगर आप चाहें तो विनिमय मूल्य जो लिखे आए हैं वो भी आंसर सही होगा, तो आप विनिमय दर या फिर विनिमय मूल्य भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम। तो राष्ट्रीय आय गणना की विधियां जो हैं वो नंबर 1 उत्पादन विधि, नंबर 2 व्यय विधि, नंबर 3 आय विधि। आप इसको कोई भी क्रम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये तीनों ही नाम आपको लिखने थे। तो ये हो गए आपके एक वाक्य में उत्तर। जो बच्चे ये आंसर लिख के आए हैं उनका जो आंसर है वो सही होगा। आप बेफिक्र हो जाएं और आप नंबर अपने इस हिसाब से काउंट कर सकते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 जो विकल्प के रूप में दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है अपन को। तो पहला क्वेश्चन है, बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह है। तो आप सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास जो आवश्यकताएं वो असीमित हैं और जो साधन है वो सीमित हैं यानी दुर्लभ हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर 7, असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन। क्वेश्चन नंबर 2, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो विलासिता की वस्तुओं की जो मांग है वो अत्यधिक लोचदार होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी कीमत कम या ज़्यादा होने पर इसकी जो मांग है वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित होती है, इसलिए इसका आंसर होगा 12 नंबर, अत्यधिक लोचदार। कुल लागतें होती हैं, तो कुल लागत बराबर होता है, सबको पता है, मैंने अपने बच्चों को बार बार बताया कि उस स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास कुल लागत प्राप्त हो जाती है। इसलिए आंसर नंबर 7, कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत का योग मतलब जोड़। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है? तो साधन आय ब्याज है। साधन मतलब जो आप पैसा खर्च करते हैं उसके बदले में पैसा आपसे ब्याज मिलता है, तो ब्याज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोग फलन क्या है? तो उपभोग फलन का जो पहला ऑप्शन इसका सही है, आय तथा उपभोग के संबंध को बताता है उपभोग फलन। क्वेश्चन नंबर 6, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ के आसपास है और उधारी जो है वो लगभग 50,000 करोड़ है।
तो फिर वित्तीय घाटा क्या होगा, तो इन दोनों को आप उन जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 70,000 करोड़, ये इसका आंसर होगा। तो ये आपके विकल्प हो गए। जिन बच्चों ने ये आंसर दिए हैं वो आंसर आपके सही होंगे। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल सदैव, तो आप आंसर चाहें तो धनात्मक लिख दें या फिर सहज आप हो सकता है, तो ज़्यादातर आपको लिखना है तो कुल संप्राप्ति वक्र का जो ढाल है वो सदैव धनात्मक होता है। पूर्ति का नियम कौन सी वस्तु पे लागू नहीं होता है, तो नाशवाहन जो वस्तु होती है उस पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। स्पर्धात्मक यानी पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है उसमें विक्रेता किस प्रकार की वस्तु बेचता है, तो आंसर आएगा समरूप वस्तु बेचता है। कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे आप सब जानते हैं कि सरकार गेहूं या अन्य कृषि फसलों को उसका कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देता है जिस पर किसान उसको बेच सकता है, जिससे उसे नुकसान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1936 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध कैसा है, तो या तो आप लिख दीजिए प्रत्यक्ष संबंध है या इसको अपन सकारात्मक संबंध भी कह सकते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 सत्य या असत्य, तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, तो ये रॉन्ग है क्योंकि दीर्घकाल में पर्याप्त समय मिल जाता है और पर्याप्त समय मिलने पर चाहे वो स्थिर लागत हो साधन हो चाहे परिवर्तनशील लागत, दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं और यहाँ इन्होंने अपरिवर्तनशील लगा दिया, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पहले का आंसर असत्य होगा। संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त, बिल्कुल सही बात है। जब संतुलन की स्थिति में फर्म होती है तो वो अधिकतम लाभ प्राप्त करती है, तो इसके लिए इसका आंसर जो है वो राइट होगा। उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्र उपभोग और प्रेरित उपभोग का योग ही उपभोग व्यय कहलाता है, इसलिए यह भी सत्य होगा। और अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करना चाहिए, तो गलत है, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, असत्य। संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, तो गलत है क्योंकि संसद में जो बजट भाषण है वो गृह मंत्री नहीं वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं, यहाँ नहीं शब्द लगा दिया, इसलिए ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप सबको मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया भी है कि समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आय उत्पादन रोजगार जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा हैं और यहाँ नहीं शब्द लगा दिया, इसलिए सब अपन असत्य करेंगे। तो जो बच्चे इस प्रकार से आंसर भर के आए हैं वो आपके सही होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो सही जोड़ी के रूप में है, तो पहला क्वेश्चन है विनिमय दर में वृद्धि, तो विनिमय दर में जब वृद्धि होती है तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है, इसलिए इसका ई ऑप्शन होगा भुगतान संतुलन के प्रतिकूल। और विनिमय दर में कमी, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भुगतान संतुलन के अनुकूल। राजकोषीय उपाय, तो राजकोषीय उपाय के लिए करारोपण नीति इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। मौद्रिक उपाय और मौद्रिक उपाय के लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी खुले बाजार की क्रियाएं। कोक एवं पेप्सी, तो कोक और पेप्सी जो है वो आपकी स्थापन्य वस्तु है। स्थापन्य वस्तु मतलब होता है एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, इसलिए ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा इसका स्थापन्य वस्तुएं। पेन व स्याही, तो पेन व स्याही जो है उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूरक वस्तुएं, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिना पेन और स्याही के, यानी बिना पेन के स्याही और बिना स्याही के पेन का कोई जीवन नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी पूरक वस्तुएं होगी। और मोटे अनाज, तो मोटे अनाज जो है उसे गिफन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं भी कहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से ये आपका आज कक्षा 12 का जो पेपर वार्षिक हुआ है उसमें से 32 नंबर की जो वैकल्पिक क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। और जो भी मैं पेपर की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 ये मैंने अपने बच्चों को अपने नोट्स के माध्यम से क्वेश्चन उपलब्ध कराए थे और बहुत अच्छा पेपर देखा जाए तो जो भी मैंने पढ़ाया है वो 100% पेपर हमारा बच्चों का जो है वो वार्षिक पेपर में हमारे नोट्स के में से ही फंसा है। तो देखा
देखा जाए तो बहुत अच्छी तैयारी की है। तो अगर आप भी आर्ट्स के क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करें, या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले से जुड़े, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, तो जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आप तक सीधे पहुंचेगा। और अभी जो 7 तारीख को भूगोल का पेपर है उसके लिए मैं लगातार वैकल्पिक प्रश्न के वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूं, तो उसे आप पढ़िए, सुनिए और याद कीजिए, और जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो सभी बच्चों को जय माता की।